स्टूडेंट्स, आज हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसका फॉर्मेट परफॉर्मा भेजा था, उसमें जितने भी आइटम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबसे पहले है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। इसमें वो सारी एसेट्स आएगी जिनको कहीं भी गिरवी नहीं रखा गया है, तो वो सारी एसेट्स इस हेडिंग में आएगी। फिर सेकंड हेडिंग है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। इसमें ये ध्यान रखना 4 कॉलम होंगे। एक तो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, एक ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एक डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड और सरप्लस कैरीड टू लास्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में इन एसेट से जो एस्टिमेटेड प्राप्त होने लायक वैल्यू है वो आएगी, और दूसरे कॉलम में जो सुरक्षित लेनदार है जिनके अगेंस्ट में ये एसेट्स गिरवी रखी हुई है उनको कितनी अमाउंट ड्यू है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड और फोर्थ कॉलम में आएगा। यदि ए कॉलम की टोटल बी कॉलम से ज़्यादा है तो वो सरप्लस में जाएगा, और बी कॉलम की टोटल ए कॉलम से ज़्यादा है तो वो डेफिशिएंसी में जाएगा। इस प्रकार से ये टोटल आएगी एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, secured by floating charge and unsecured creditors। इसके बाद में नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ के अंदर ये ध्यान रखें, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने से पहले कुछ कैटेगरीज है। एक तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। ये ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से भी पहले भुगतान किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स या पेमेंट्स क्या होंगे। इसमें ये ध्यान रखना, किसी भी श्रमिक की मजदूरी अथवा वेतन या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कोई कंपनसेशन ड्यू है, किसी भी श्रमिक का देय, समस्त अर्जित अवकाश का पारिश्रमिक, ये पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ का पैसा, ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के रूप में आएगा। मीन्स एसेट से जो भी प्राप्ति होगी सबसे पहले इनको भुगतान होगा। फिर नेक्स्ट भुगतान किसको होगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्रेस्क्राइब की है लिस्ट को। उसमें सरकार, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी को कोई भी टैक्स या चार्ज पे करना है पिछले 12 महीने से रिलेटेड, तो वो इसमें आएगा। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी की मजदूरी या वेतन जो पिछले 12 महीने से संबंधित होगी वो इसमें आएगी। उनका अर्जित अवकाश भी इसी में आएगा। इनको पेमेंट करने के बाद में नेक्स्ट पेमेंट होगा डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी एज पर लिस्ट डी। ऐसे डिबेंचर जिन पे एसेट्स का फ्लोटिंग चार्ज है वो असुरक्षित लेनदारों से पहले उनका भुगतान होगा। फिर नेक्स्ट पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई। मतलब ऊपर जो डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज को पेमेंट करने के बाद राशि बचती है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होने के बाद यदि कोई राशि बचती है तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट एफ को पेमेंट होगी, और इनको पेमेंट करने के बाद यदि कोई राशि बचती है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी पेमेंट होगा। अब मान लो इनके लिए कोई राशि बचती नहीं है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के भुगतान के वक्त भी कोई राशि नहीं बचती है, तो ये एक तरह से डेफिशिएंसी कहलाएगी, और वो लास्ट आइटम है डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर्स एज पर लिस्ट एज। और यदि सबको भुगतान करने के बाद भी राशि बचती है तो उसको हम सरप्लस कहते हैं।
तो सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी होती है वो सबसे लास्ट में डेफिशिएंसी और सरप्लस एज रिगार्ड्स मेंबर्स एज पर लिस्ट एच आई। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया जाएगा। धन्यवाद।